हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी बोर्ड बूस्टर बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब लोगों को मेरी आवाज एकदम बढ़िया तरीके से भी आ रही होगी। तो हम लोग बच्चों आज क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं आज दो अलग अलग लड़कियों के बारे में कहानी, जो दोनों ऑलमोस्ट बहुत ही सिमिलर एज की थी। एक का नाम है वल्ली और दूसरे का नाम है भोली। तो इन दोनों बच्चों के स्टोरीज में, इन दोनों बच्चों की कहानियों में बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या फर्क है, दोनों की जिंदगी एक दूसरे से कैसे बिल्कुल ही डिफरेंट थी। वल्ली कैसे एक समझदार और इंडिपेंडेंट लड़की बनी, वेल ऑन द अदर हैंड जो हमारी दूसरी लड़की होगी भोली, किस तरीके से वो बेचारी फंस गई और अपने लिए कुछ कर नहीं पाई। उसको भोली क्यों बोला गया और वल्ली अपने आप में इतनी समझदार बच्ची कैसे थी। इन दोनों बच्चियों की स्टोरियों को हम लोग बच्चों आज कवर करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं चैप्टर्स भी स्टार्ट करूं, आई होप आप सब लोगों ने मेरी वो वाली सीरीज देख ली होगी जिसमें मैंने डबल थीम क्वेश्चंस कराए हैं। उन डबल थीम क्वेश्चंस के अंदर बच्चों भोली के ऊपर और वल्ली के ऊपर बहुत सारे सवाल थे और बाकी क्वेश्चंस भी आप लोगों को उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग ये वाला सेशन देखने के बाद वो सेशन भी जरूर देख सकते हैं, उससे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पता लगेगा जो आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इट्स माई सजेशन कि आप लोग वो सेशन को भी जरूर देखें ताकि आप लोग पेपर में और अच्छा स्कोर कर सकें। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप लोग जोर लगाकर मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे नंबर लाने के लिए प्रयत्न भी कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बहुत करीब हैं अपने सिलेबस के एंड में, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है हमारा, कुछ बचे होंगे 5-6 टॉपिक्स। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको एग्जाम से काफी पहले ही खत्म कर दें। जिस तरीके से हमारी स्पीड चल रही है उस हिसाब से मुझे उम्मीद है कि हमारे लेक्चर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, हमारे टॉपिक्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। जैसे आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स के लिए चल रहा है बच्चों, जिसमें आप लोग सैम्पल पेपर डिस्कशंस कर रहे हैं, तो वही सिमिलर चीज आप लोगों को इंग्लिश के लिए भी देखने को मिलेगी। यू विल हैव सैम्पल पेपर्स जो डिस्कस किए जाएंगे, वेरियस सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें, प्रैक्टिस पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। आई एम हैविंग वन थिंग ऑन माई माइंड राइट नाउ, एक चीज है मेरे को जो पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। आई विल बी डूइंग इट सून। तो प्लीज जस्ट ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीबडी जो जो यहाँ पर है। अब हूँ मैं इंग्लिश टीचर ही, तो मेरे मुंह से इंग्लिश निकल जाती है। कोशिश है मेरी कि मैं हिंदी में बोलूं, बट एनीवेज चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं, हम लोग आज करने वाले हैं दो बड़े ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स बच्चों। एक का नाम है भोली और एक का नाम है मैडम राइट्स द बस। तो हम लोग शुरू करेंगे बच्चों भोली की कहानी के साथ। भोली एक छोटी सी लड़की है, 8 साल की, जिसके पेरेंट्स ने उस बेचारी की जिंदगी को बड़ा ही तबाह करके रखा हुआ है। तबाह करके क्यों रखा हुआ है? बिकॉज ये बच्ची जो है भोली, इसके पेरेंट्स को लगता था कि इस बच्ची का कुछ हो नहीं सकता, इसका कोई फ्यूचर सेट नहीं हो सकता। तो जस्ट बिकॉज उनके बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं बन सकता, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब क्योंकि भोली अपने घर की एक निगलेक्टेड चाइल्ड थी, एक ऐसा बच्चा था जिसपे कभी भी किसी का ध्यान नहीं गया, या जिसके ऊपर कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वे जिंदगी में कुछ कर नहीं पाती है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बन के आती है उसकी एक टीचर, जो उसकी बहुत सहायता करती है और उसको एक अच्छे व्यक्ति बनाने के साथ साथ एक पढ़ी लिखी लड़की बनाने में भी उसकी मदद करती है। तो हमारी पहली स्टोरी बच्चों एक लड़की के बारे में होने वाली है जिसका नाम है भोली। असली में तो बच्चों उस लड़की का नाम सुलेखा था, लेकिन स्टोरी के अंदर उस बच्चे को हमने भोली बोला है। अब वो क्यों बोला है? वो इसीलिए बिकॉज जैसे भोले लोग होते हैं जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो अपनी बीमारी की वजह से, अपनी कंडीशन की वजह से बिल्कुल ही वैसी हो गई थी। समझ में आया बच्चों? तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास की और देखते हैं हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग समरी ऑफ चैप्टर्स को देखेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे उन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस भी, कि अगर ये सवाल पेपर में आया या ये चैप्टर अगर हमारे पेपर में आया तो इसमें से क्या क्या चीजें कैसे कैसे पूछी जा सकती हैं। और इसी के दौरान अगर हमारे स्टोरी की समरी में, सारांश में जो कुछ भी रह जाएगा वो हम वहां पर कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी के रूप में भोली एक गोरी और सुंदर बच्ची पैदा हुई थी। तो जब भोली पैदा हुई तो वह कौन सी बेटी थी? वो रामलाल की चौथी बेटी थी और वह एक बड़ी गोरी और सुंदर बच्ची पैदा हुई थी। ठीक है, जब वो पैदा हुई तो वो नॉर्मल बच्चों जैसे थी, एकदम सुंदर, बहुत बढ़िया सी। दुर्भाग्य से वह 10 महीने की उम्र में खाट से गिर गई। लेकिन जब वह 10 महीने की थी तो जो चारपाई होती है, जो खाट होती है, वो बेचारी उस खाट से गिर जाती है और उसके दिमाग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यानी उसके दिमाग का एक हिस्सा जो था उस पर डैमेज हो गया, उस पर चोट लग गई, जिसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई। या वो बोलना सी, वो आई थिंक 5 साल तक की एज तक बेचारी बोल नहीं पाती थी, चीजें उसे समझ में नहीं आती थी, यानी उसके सर पे दिमागी तौर पे उस चीज का असर हो गया था।
जन्म के समय उसका नाम सुलेखा रखा गया था, जिसे बाद में उन्होंने भोली यानी सिंपलटन यानी एक ऐसी बच्ची जो एकदम सिंपल होती है के रूप में जाना जाता है। मामले को बदतर बनाने के लिए उसके 2 साल की उम्र में उसे चेचक का दौरा पड़ जाता है। चेचक यहाँ पर बच्चों स्मॉल पॉक्स है। बचपन में जब वो 2 साल की थी तो फिर वापस से उसके साथ एक दुर्घटना होती है और उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है और उसके चेहरे पर गहरे काले चेचक के निशान पड़ जाते हैं। शरीर पर और चेहरे पर दोनों पे चेचक के निशान बहुत ज्यादा ही क्लियर उसके चेहरे पर दिखने लग जाते हैं। सिर्फ उसकी आंखें बचती हैं, उसके अलावा उसके पूरे चेहरे पर चेचक ही चेचक हो जाता है। 5 साल की उम्र तक वह बोल नहीं पाती और अंत में जब बोलती है तो हकलाने लगती है। तो 5 साल की उम्र तक वो बेचारी बच्ची कुछ भी बोल नहीं पाती थी, लेकिन जब बोलती तो बोलते हुए बहुत ज्यादा हकलाती। हकलाने को इंग्लिश में बच्चों हम स्टैमर कहते हैं। वो बहुत ज्यादा स्टैमर करती थी जब वो बोलती थी। जब वह बात करती तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। तो जब भी वह बात करती थी किसी से तो बाकी लोग उसका मजाक बनाते थे, उस पर हंसते थे। इसलिए भोली बहुत ही कम बात करने लगती है। तो इसीलिए भोली ने लोगों से ज्यादा बातें करनी छोड़ दी और लोगों से काफी कम बात करती थी। क्या करती थी? बहुत ही कम बात करती थी, बिकॉज उसको इस चीज का डर लगता था कि जब भी वह कुछ बोलेगी तो सब लोग ही उसका मजाक उड़ाएंगे। अपने आप को इस मजाक से बचाने के लिए, अपने आप को मजाक का पात्र बनने से बचाने के लिए भोली किसी से भी बात नहीं करती थी। भोली 7 बच्चों यानी 3 बेटे और 4 बेटियों में सबसे छोटी थी। तो रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें 3 बेटे सारे के सारे बाहर हैं और 4 बेटियां, उन सब में से सबसे छोटी भोली थी। उनके पिता एक समृद्ध किसान थे और भोली को छोड़कर उसके सब बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे। अब जो ये हमारे हैं, क्या नाम है इनका, रामलाल, ये बड़े ही पैसे वाले किसान थे और भोली को छोड़कर इनके सारे बच्चे, 6 के 6 बच्चे एकदम स्वस्थ थे और अच्छे मजबूत बच्चे थे, जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसके भाइयों को पहले ही एक शहर में स्कूलों और कॉलेजों में भेजा जा चुका है, लेकिन भोली की बहनों को कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। अब क्यों नहीं दी जाती है भोली की बहनों को कोई भी शिक्षा? बिकॉज उस समय में गांव में एक प्रथा चलती थी कि अगर कोई भी लड़की पढ़ी लिखी है तो उसकी शादी नहीं की जाएगी। उसकी शादी क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है, इसका मतलब ये हो गया कि वो लड़की बहुत ज्यादा समझदार हो जाएगी, तो वो शादी करने के बाद अपने सास ससुर को और अपने पति को बहुत ज्यादा परेशान करेगी। और एक पढ़ी लिखी लड़की को कोई भी अपनी बहू नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए इनकी बहनों में से किसी को भी पढ़ाई लिखाई नहीं कराई गई। क्योंकि ग्रामीणों द्वारा लड़कियों को स्कूल भेजना उचित नहीं माना जाता था, यानी गांव के लोगों के अनुसार लड़कियां अगर स्कूल जाती हैं तो वो बिल्कुल भी उचित बात नहीं है। भोली की सबसे बड़ी बहन राधा की पहले ही शादीशुदा थी और अगली मंगला की सगाई हो चुकी थी। तो 4 बहनों में तो सबसे बड़ी राधा, उसका ऑलरेडी शादी हो चुकी है। उससे छोटी मंगला, उसकी सगाई भी हो गई है। उसकी तीसरी बहन चंपा भी सुंदर है, यानी तीनों बहनें भोली को छोड़कर सुंदर है, इसलिए उनके पिता को उसकी चिंता नहीं है। उनको पता है कि चंपा की भी शादी हो जाएगी, क्योंकि वे जानते हैं कि उसकी शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हालांकि वे भोली के बारे में चिंतित है, क्योंकि वह सुस्त, बदसूरत और बात करते समय हकलाती है। अब बेचारी बोल नहीं सकती है ठीक से, ठीक है, बोलती है तो हकलाती है, चल नहीं पाती है, सोच नहीं पाती है, अपने लिए कुछ कर नहीं पाती है। तो इसीलिए उसके माँ बाप को लगता, बाप को, माँ को भी नहीं, उसके पापा को लगता था कि भैया मेरी बेटी भोली जो है वो शायद ही जिंदगी में कुछ आगे कर पाएगी। समझ में आया बच्चों? जब भोली 7 साल की हो जाती है तो गांव की लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय शुरू किया जाता है, यानी एक जूनियर स्कूल शुरू किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा देने के लिए बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया जाता है। क्षेत्र के तहसीलदार जो उद्घाटन समारोह करने आते हैं, वे रामलाल से अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर ग्रामीणों के लिए एक मिसाल कायम करने का आग्रह करते हैं। वे रामलाल को कहते हैं कि आप अपनी बेटियों में से किसी एक बेटी को स्कूल भेजिए, ताकि जब आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो उनको स्कूल भेजने से आप एक एग्जाम्पल सेट करेंगे बाकी लोगों के लिए कि उनको भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। रामलाल इस विषय पर अपनी पत्नी से चर्चा करते हैं, बिकॉज उनके हिसाब से, ग्रामीणों के हिसाब से, किसी भी बच्ची का, किसी भी लड़की का स्कूल जाना एक अच्छी चीज नहीं है। वो उनके आगे के रिश्तों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चर्चा करी, विचार विमर्श किया, जो इस विषय पर कड़ा विरोध करती है। वो कहती है कि नहीं, चंपा स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि अगर हमें चंपा की शादी करानी है तो हमें चंपा को स्कूल नहीं भेजना। दरअसल उन दिनों पढ़ी लिखी लड़कियों की शादी करना मुश्किल हुआ करता था, बिकॉज उनके हिसाब से पढ़ी लिखी लड़कियां अपनी सास और अपने पति को चलाएंगी, जो उस समय के व्यवहार के और समय के माहौल के हिसाब से लोगों को उचित नहीं लगता था।
लेकिन रामलाल जो नंबरदार होने के कारण तहसीलदार के नरसे को नाराज नहीं करना चाहते थे। अब उनको यह था कि तहसीलदार ने उन्हें कुछ चीज करने को बोली है, तो वह तहसीलदार की बात को इतनी जल्दी टाल नहीं सकते हैं, और अगर वो अपनी किसी बेटी को स्कूल नहीं भेजेंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो इसीलिए अब उनके दिमाग में यह सवाल था कि अब वो क्या करें, किसको भेजा जाए, कुछ तो किया जाना चाहिए। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि भोली को स्कूल भेजा जा सकता है। अब भोली को बच्चों इसीलिए स्कूल नहीं भेजा जा रहा कि भोली को पढ़ाना है लिखाना है, भोली को सिर्फ इसलिए स्कूल भेजा जा रहा है क्योंकि इनके हिसाब से अगर भोली स्कूल जाएगी और भोली स्कूल जाकर पढ़ेगी तो उस केस के अंदर इनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भोली की कभी भी शादी नहीं होनी है, भोली ने हमेशा कुंवारा ही रहना है, भोली को हमेशा घर पे ही रहना है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भोली ने हमेशा घर पे ही रहना है तो उसको पढ़ाना लिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है, क्योंकि उसकी जैसी बदसूरत और नासमझ लड़की की शादी नहीं होगी, उससे शादी कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए उसके माँ बाप भी इस तरीके के थे कि देवर ओके कि ठीक है, अगर हमारी बेटी नहीं जा रही स्कूल तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सॉरी नहीं हो रही उसकी शादी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका सिर्फ एक कारण था बच्चों, बिकॉज उनके हिसाब से भोली बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, भोली बदसूरत थी। तो क्योंकि भोली बदसूरत है और अगर उसकी शादी करा भी दी जाती है तो भी उसके अंदर कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आएगी, नहीं भी कराई जाएगी तो भी उनका काम चल जाएगा। अगले दिन रामलाल भोली को स्कूल जाने के लिए हाथ से पकड़ता है। इससे छोटी बच्ची डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसे घर से बाहर निकाला जा रहा है, बिकॉज भोली को हमेशा से गलत व्यवहार झेलने की आदत थी। तो यही डर भोली के दिमाग में था कि कहीं मेरे साथ फिर कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं मुझे बाहर तो नहीं फेंक रहे, क्योंकि थोड़े दिन पहले उनकी गाय लक्ष्मी को इसी तरह से बेचा जा रहा था। तो भोली के दिमाग में, क्योंकि भोली बेचारी भोली है, तो उसके दिमाग में यही बात थी कि किस तरीके से थोड़े दिन पहले उनकी गाय को बेचा जा रहा था, कहीं इस बार उसको तो नहीं बेच रहे। रामलाल अपनी पत्नी से भोली को कुछ अच्छे कपड़े देने के लिए कहता है, क्योंकि वह कहते हैं कि इसको तैयार कर दो वरना स्कूल में हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग हमारे बारे में बोलेंगे कि देखो नंबरदार की बेटी कैसी दिख रही है। उनको उसमें भी ये नहीं हुआ कि हमें भोली को तैयार करना है क्योंकि हमारी बेटी का शायद से आज स्कूल का पहला दिन हो सकता है, नहीं, उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ रहा था कि उनकी इज्जत स्कूल में घट जाएगी अगर भोली को तैयार करके नहीं भेजा गया तो, ताकि शिक्षक और स्कूली छात्राओं से देखकर उनके बारे में गलत धारणा ना बना ले। यानी यहाँ पर भी जो माँ बाप थे उनको अपनी धारणा की पड़ी थी, ना कि इसकी कि भोली को स्कूल भेजा जा रहा है तो कम से कम भोली को तैयार ही कर दे। भोली को कुछ भी नया दिया नहीं जाता था, बल्कि उसे सारी साफ सुथरी पोशाक पहनाई जाती थी जो अब उसकी बड़ी बहन चंपा को फिट नहीं हो रही थी। भोली को कपड़े दिए जाते थे लेकिन कभी भी कोई नया कपड़ा नहीं, उसको जो भी कपड़े थे वो उसकी बड़ी बहन जिसका नाम चंपा था, क्योंकि अब वो कपड़े चंपा को आने बंद हो गए तो वही कपड़े अब भोली को दिए जा रहे थे। यानी कोई भी फर्स्ट हैंड कपड़ा भोली के पास नहीं था। उसे स्नान भी कराया जा रहा था और उसे सूखे उलझे बालों में से तेल लगाया जाता है, क्योंकि अब उसको स्कूल के लिए रेडी कर रहे हैं। तो यानी यहाँ से लेके आप यहाँ तक इसको मार्क कर लेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे वो तैयारियां हैं जो उसको स्कूल भेजने के लिए की जाती है। इस प्रकार का ध्यान भोली का विश्वास दिलाता है कि उसे शायद बेहतर स्थान पर लेकर जा रहा है, और उसके बाद वह खुशी खुशी उनके साथ स्कूल चली जाती है। रामलाल भयभीत भोली को प्रधानाध्यापिका को सौंप देता है, यानी प्रिंसिपल को सौंप देता है कि लो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक कक्षा में उसे ले जाती हैं और उसके कोने में बैठने के लिए कहती हैं। अपनी उम्र में इतनी सारी लड़कियों के बीच भोली बहुत खुश है कि थैंक गॉड मेरे को मेरे जैसे दोस्तों को मेरे जैसी उम्र की लड़कियां मिली। हालांकि वह कुछ भी नहीं समझती और शिक्षक कक्षा में क्या कहता है वह कमरे में उसे कुछ समझ नहीं आता कि वहां पर शिक्षक क्लास में क्या कह रहा है। उसका ध्यान कहाँ था बच्चों? उसका ध्यान था सिर्फ दीवार के ऊपर, दीवारों पर टंगी रंगीन तस्वीरों से मोहित हो रही थी। वो उन्हीं को देखकर खुश हुए जा रही थी। जब वह चित्रों में दर्शाए गए जानवरों को निहारने में व्यस्त है तो अचानक वह अपने शिक्षक को उसके पास खड़ा और प्यार से मुस्कुराता हुआ पाती है। वह जब अपने एनिमल्स देख रही थी कि वाओ दुनिया कितनी सुंदर है, उतने में ही उसकी टीचर उसके पास आके खड़ी हो जाती है और वो देती कि अरे मैम 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 कहाँ से आ गई। तो उसके दिमाग में आया कि ये मैम कहाँ से आई। शिक्षक बहुत ही प्यार से भोली से उसका नाम पूछती हैं। वो बड़े ही प्यार से उसको पूछते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है। यह अप्रत्याशित प्रश्न भोली को डराता है और वह लड़खड़ाती है और वह डर जाती है कि मैं क्या बोलूं, बिकॉज भोली को पता है कि शायद वो ठीक से चीजों को नहीं बोल पाती है। तो उसको इस चीज का डर था कि मैं कैसे अपना नाम बोलूं, क्योंकि मेरे से तो मेरा नाम बोला जाता ही नहीं है। अपने आधा नाम हकलाने के बाद वह रोने लगती है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। क्योंकि कमरे में सभी लड़कियां उस पर हंसती हैं कि वो भो 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 कर रही थी, लेकिन वो भोली नाम अपना एक बारी में नहीं बोल पाई, जिसकी वजह से सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे और उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तो वो रोने लग जाती है। जब
जब घंटी बजती है तो दूसरी लड़कियां जल्दी से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन भोली कोने में अपनी सीट पर चिपकी रहती है क्योंकि वह बड़ी दुखी थी। दयालु शिक्षक फिर से उसे अपना नाम बोलने का आग्रह करती है कि तुम एक बार अपना नाम फिर बोल के दिखाओ, क्या पता इस बार तुम अपना नाम बोल पाओ। उसकी अध्यापिका की मधुर स्वर भोली को प्रोत्साहित करती है और वह अपना पूरा नाम बता पाती है। फिर वो भो करके भोली आखिरकार बोल ही देती है और वह अपना पूरा नाम बता पाती है। इस पर शिक्षक उसे प्यार से थपथपाती है और सहलाती है और सलाह देती है कि वह अपने सारा डर निकाल दे, क्योंकि अब ये टीचर है उसकी जो उसको इस डर को अपने अंदर से निकालने में मदद करने वाली है। फिर शिक्षक उसे कुत्ते, बिल्लियों, घोड़ों, तोतों, बाघ और गाय आदि के रंगीन चित्रों वाली किताब देती है और उसे बोलती है कि जाओ और इस किताब को पढ़ो, बिकॉज अगर तुम इस किताब को पढ़ोगी तो अगले हफ्ते में तुम्हें इससे भी बड़ी किताब दूंगी और उससे अगले हफ्ते शायद उससे भी बड़ी किताब दूंगी, ताकि तुम पढ़ना लिखना सीख सको। वह वादा करती है कि समय बीतने के साथ भोली बड़ी किताबें पढ़ सकेगी और हर कोई उसको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। शिक्षक के शब्द में दीर्घ काल में भविष्य सूचक सिद्ध होते हैं कि उनकी बात में पता लगता है कि किस तरीके से उनको विश्वास था भोली के ऊपर कि ये सारी चीजें उनके साथ फ्यूचर में होंगी ही, ये सब उनके साथ घटित होगा ही। समय बीतता है और गांव एक छोटे शहर में बदल जाता है। एक हाई स्कूल, एक टिन शेड, सिनेमा हॉल और एक कपास उटाई मिल जैसे सुविधाएं वहां आ जाती हैं। भोली भी एक युवा महिला के रूप में अब बड़ी हो जाती है, यानी भोली जो है वो भी अब एक बड़ी लड़की बन गई है। एक रात के खाने के बाद भोली ने अपने माता पिता के बीच में शादी के प्रस्ताव के बारे में बातचीत सुनी। एक दिन भोली अपनी खाट पे लेटी हुई थी और किसी को नहीं पता था वहां भोली के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। टीचर ने बचपन में एक बात बोली और अब भोली बड़ी हो चुकी है। किसी को नहीं पता कि भोली के साथ क्या हुआ, भोली पढ़ी लिखी बनी, भोली पढ़ी लिखी नहीं बनी, वो हमें आगे पता लगेगा कि भोली के साथ क्या होता है। तो एक रात खाने के बाद उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में बातचीत कर रहे थे और वो भोली ने सुन ली। यह प्रस्ताव दूसरे गांव में एक 50 साल के संपन्न पंसारी यानी एक ग्रोसर के बारे में थी जिसका नाम था बिशांबर नाथ। अभी बिशांबर नाथ एक बड़ा ही खराब कैरेक्टर है हमारी स्टोरी के अंदर। ये 50 साल का आदमी एक 20 साल की लड़की से शादी करने को निकल पड़ता है। वह एक अमीर आदमी था जिसके पास कुछ 1000 रुपए बैंक बैलेंस था, कुछ हजारों रुपए का बैंक बैलेंस था, परंतु वह लंगड़ता था, लेकिन वो चल नहीं पाता था, वो ऐसे लंगड़ के चलता था। हाँ 50 साल का, लेकिन उसके पैर में एक लचक थी। वह विधुर था और अपनी पहली पत्नी से उसके बच्चे बड़े हुए थे, और ये मान लो कि जितनी भोली है उतने ही उसकी पहली बीवी के बच्चे भी थे। हालांकि बिल्कुल अनुपयुक्त प्रस्ताव भोली के माता पिता अपने पर सहमति देते हैं। ये एक ऐसा विचार था जिसमें चाहते तो भोली के माँ बाप मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो मान गए कि ठीक है हम लोग शादी कराने को रेडी है, इररिस्पेक्टिव कि वो आदमी 50 साल का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम हमारी बेटी की शादी तो हो जाएगी। क्योंकि उनका मानना है कि कोई और उनकी बदसूरत बेटी से शादी नहीं करेगा, तो उनको लगा कि जो कर रहा है उसी के हवाले अपनी बेटी को सौंप दो। हालांकि रामलाल को चिंता है कि भोली प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे यह कहकर शंकाओं को दूर कर दिया कि एक मंद बुद्धि गूंगी गाय जैसी भोली को कि कोई अपनी राय नहीं है। उन्होंने बोला क्या तुम उसकी राय के लिए क्यों रो रहे हो, वो मंद बुद्धि बेचारी गूंगी गाय सी, उसकी तो क्या ही राय होगी, तुम जाओ और उसकी शादी करने के लिए हाँ कर दो। फिर फाइनली भोली से बिना पूछे उसकी शादी तय कर दी जाती है और शादी का दिन आता है। भोली के शहर में एक बारात इतनी धूमधाम से आती है कि हर कोई प्रभावित होता है कि वाओ ऐसी बारात, ऐसे तो हमारी भी नहीं आई थी। भोली की बड़ी बहनें भी भव्यता की में ईर्ष्या करने लगती हैं। वो भी उतना पॉम्प वेलर स्नो सब कुछ देखकर, शो देखकर उनको भी ईर्ष्या होने लगती है। वो भी बड़ी जेलस हो जाती है कि ऐसी शादी तो हमारी भी नहीं हुई थी, इस जैसी की शादी ऐसी हो रही है। भोली को दुल्हन के रूप में लाल रेशमी कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें माला पहनाने की रस्म के लिए लाया जाता है, यानी वरमाला के लिए भोली को लाया जाता है। जब बिशांबर नाथ ने मालाओं को आदान प्रदान से पहले भोली की एक झलक देखने को कहा तो किसी ने भोली के सर से वो जो उसका घूंघट था वो हटाया, की अनुमति दी जाती है। तो वह भोली के चेचक निशान पर आपत्ति जताते हुए कार्यक्रम को रोक देता है। जब वो देखता है तो उसके हाथ में माला ऐसे थी और वो ऐसे खड़ा हो जाता है, ये क्या हो रहा था मेरे साथ। और फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करूंगा, ये तो मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। बिशांबर नाथ जो 50 साल का आदमी है, अधेड़ उम्र का आदमी, उसकी रामलाल की एज जितना आदमी, वो ये कह रहा है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अरे भैया अपनी एज तो देख लेते। मुआवजे के रूप में वो कहते हैं कि मैं शादी तभी करूंगा जब भोली के पिता मुझे 5000 रुपए देंगे, यानी आप डाउरी यानी आप दहेज ऐसे लो या आप दहेज ऐसे लो,
बात तो एक ही है। उसने पहले नहीं बोला, लेकिन अब उसने बोल दिया कि आप मुझे 5,000 रुपए दे दो। तो मांगा तो उसने फिरौती या दहेज ही कि आप मुझे पैसे दोगे तो ही मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। रामलाल घमंडी दूल्हे से विनती करते हैं, लेकिन सभी अनुरोध बहरे कानों पर पड़ते हैं। लेकिन किसी ने भी उसने कोई समझ ही नहीं आया, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अश्रुपूरित रामलाल नोटों का एक बंडल लाता है। वो रो रहे थे कि उनकी इज्जत ऐसे जा रही है कि उनको 5,000 रुपए लेके आने पड़ रहे हैं उसको मनाने के लिए। उस समय 5,000 रुपए 5 लाख के बराबर थे। तो वह नोट का बंडल लाते हैं और दूल्हे के चरणों में रख देते हैं। इसके बाद जब बिशाम्बर भोली को कहते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं शादी करने को रेडी हूँ। इसके बाद जब बिशाम्बर भोली को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है तो वह गुस्से से माला फेंक देती है और बहादुरी से घोषणा करती है कि बिशाम्बर नाथ जैसे लालची आदमी से वह शादी नहीं करेगी। यानी बचपन से लेकर अब तक पहली बार किसी ने भोली को बोलते हुए सुना है और भोली ने बोला कि ऐसे लालची व्यक्ति से मैं शादी नहीं करूंगी। उसकी हरकत से हर कोई चौंक जाता है और सभा में बुजुर्ग महिलाएं उसकी अवज्ञा के लिए भोली की आलोचना करने शुरू करती है। अरे भोली 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 ऐसे कैसे बोली, कितनी बदतमीज लड़की है, ऐसे कैसे बोल सकती है। तो जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं थी वो भोली की गलती निकालने लग गई। हालांकि भोली ने यह कहकर सभी को चुप करा दिया कि अब वह गूंगी गाय नहीं है। शादी टूट जाती है और बारात को जल्दीबाजी में वहां से पीछे हटना पड़ता है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। भोली अपने चिंतित माता पिता को फिर बाद में आश्वासन दिलाती है कि वह उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी और एक दिन शिक्षक के रूप में उनके उसी स्कूल में शामिल हो जाएगी जहां पर उसने इतना कुछ सीखा है। उसकी स्नेही शिक्षक जो इस नाटक को देख रही थी भोली का निर्णय का अनुमोदन करती है और उसे प्यार से देखते हैं जैसे उसके द्वारा बनाई गई कृति अब पूरी हो गई है। बिकॉज उनके टीचर ने उन पे इतनी मेहनत करी थी उनको इस लेवल तक लेकर आने के लिए भोली को, तो वह बहुत खुश थी कि वो मेहनत सारी की सारी मेहनत सफल हो गई है। और किस तरीके से भोली अब एक ऐसी बच्ची बन गई है या एक ऐसी व्यक्ति बन गई है जो बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर अपना काम कर रही है, जिसे किसी भी चीज की कोई भी टेंशन अब नहीं है। और उनको ये लगा कि जितनी मेहनत उन्होंने इतने साल भोली पे करी है वो सारी की सारी मेहनत बच्चों अब सफल हो गई। समझ में आ गया। इसी के साथ हमारी भोली का सारांश तो खत्म हो जाता है। ये डिटेल में हम लोगों ने बच्चों इसका सारांश किया है। अब हम लोगों ने करने हैं बच्चों इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। रामलाल was worried about भोली as she didn't have good looks। रामलाल अपनी बेटी के बारे में चिंतित थे क्योंकि उसके पास अच्छा रूप नहीं था। काउंटर द बिलीव कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल टू बी गुड लुकिंग एंड गिव रीजन फॉर द सेम। तो आपको इस विश्वास का खंडन करना है कि एक लड़की को अच्छा दिखना जरूरी होता है और एक महत्वपूर्ण कारण देना है कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ही मैटर क्यों नहीं करती। तो द बिलीव दैट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल टू बी गुड लुकिंग इज रॉन्ग। ये बिलीव कि लड़कियां सुंदर ही होनी चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा ही गलत बिलीफ है। इट इज नॉट गुड लुक्स दैट ब्रिंग अ पर्सन कंफर्टेबल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। वो अच्छे लुक्स नहीं होते एक इंसान की जिंदगी में जो उसको एक कंफर्ट की जिंदगी और एक समृद्ध जिंदगी देते हैं। नहीं, लुक्स कहीं काम नहीं आते, काम आते हैं तुम्हारा नेचर और हमारी मेहनत। इट इज अ पर्सन गुड बिहेवियर। यह एक इंसान का अच्छा व्यवहार, उसकी समझदारी, उसका शुद्ध हृदय और उसकी करेज यानी उसकी जो साहस होता है, यही सब चीजें सुनिश्चित करती हैं कि वह व्यक्ति एक अच्छी जिंदगी, एक खुश जिंदगी जिएगा। शक्ल से कुछ नहीं होता है, मैटर करता है कि आपका दिल कैसा है। गुड लुक्स डजंट स्टे फॉरएवर। आपके जो अच्छे रूप है, अच्छा जो रूप है वो हमेशा जिंदगी भर नहीं रहने वाला। भले ही आप एक लड़का हो या लड़की, एक इंसान के वर्च्यूज यानी एक इंसान के जो गुण हैं वो उसके साथ हमेशा रहते हैं। तो इंसान कैसा दिखता है वो जरूरी नहीं है, इंसान के क्या गुण है वो जरूरी है। और ये इस साल के सीबीएसई के सैंपल पेपर का सवाल है बच्चों। सीबीएसई सैंपल पेपर का सवाल है जो इस साल पूछा गया था। फिर आता है बच्चों दूसरा सवाल। How did you feel when you read about Boli being ignored and ill-treated by her parents as a child? आपको खुद कैसा लगता है जब आप लोगों ने ये चीज देखी कि भोली को बड़े ही गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है उसके साथ और उसके माँ बाप भी उसको सही से ट्रीट नहीं करते हैं। तो हम बताएंगे felt terribly sorrowful when I read about Boli being ignored and ill-treated by her parents for no fault of her। जब मैंने भोली के बारे में किसी गलती के उसके माता पिता के द्वारा उसकी उपेक्षा और दुर्व्यवहार करा जाने के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ। बिकॉज एक माँ बाप जिनका मेन काम ही यही होता है कि वो बच्चों की सहायता करे, अगर वही अपने बच्चों को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें बुरा लगेगा। All the problems faced by Boli were not caused by her। जो परेशानियां भोली को थी, भले ही वो चेचक की बीमारी हो या भले ही वो उसके दिमागी तौर पर जो उसको परेशानियां थी, उसके अंदर भोली का बिल्कुल भी हाथ नहीं था। वो भोली की वजह से नहीं हुए थे। They were accidents। वो सिर्फ एक ऐसे
दुर्घटनाएं थी जो उसके साथ घट गई, जिसका कंट्रोल उसके हाथ में भी नहीं था। इन दिस केस उनके पेरेंट का बिहेवियर वाज नॉट जस्टिफाइड। तो जिस तरीके से उसके माँ बाप ने उसके साथ व्यवहार किया वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ठीक है बच्चों। फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज अनयूजुअल रीजन फॉर भोली सेंट टू स्कूल। हम लोगों ने ये देखा था कि भोली को स्कूल इसीलिए नहीं भेजा गया था बच्चों क्योंकि उसके माँ बाप को उसको पढ़ाना था, जी नहीं। उन्होंने उसको स्कूल सिर्फ इसीलिए भेजा था क्योंकि उनको ये चीज दिख रहा था कि वो लोग चंपा को स्कूल नहीं भेज सकते क्योंकि चंपा की शादी हो सकती है। तो चंपा अगर शादी हो सकती है और अगर उसको स्कूल भेज दिया जाएगा तो कोई भी उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि स्कूल गई हुई लड़की से कोई भी शादी नहीं करता था उस समय में। तो इसीलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना भोली को स्कूल भेज दिया जाए, बिकॉज भोली की तो शादी होनी नहीं है, तो इसीलिए इसी को भेज देते हैं। Boli was sent to school because when the primary school opened in the village, the Tehsildar advised her father to send his daughter to school as an example for the villagers. भोली को स्कूल भेजा गया जब उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया, एक प्राथमिक शिक्षा का स्कूल खोला गया, तो वहां के तहसीलदार ने ना ये रामलाल को एडवाइस किया कि यार आप अपनी बेटी में से किसी को स्कूल भेजो, बिकॉज आप इस विलेज के समृद्ध किसान हो, तो आप अगर भेजोगे तो वो उससे बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे, बाकी लोगों पर भी उसका असर होगा। आफ्टर टॉकिंग विद द वाइफ इट वाज डिसाइडेड कि जो उनकी बेटी है भोली, जो काफी अगली थी, बदसूरत थी, उसी को स्कूल भेज दिया जाएगा, बिकॉज इससे उनकी बाकी किसी बेटी की शादी के प्रॉब्लम में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आसानी से बाकियों की शादियां हो जाएंगी। और भोली जिसकी शादी होनी नहीं है उसको स्कूल भेज भी देंगे तो शायद ही उस बात का कोई असर किसी के ऊपर होगा। समझ में आया बच्चों? अगला सवाल कहता है, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या जब भोली पहले दिन अपने स्कूल गई तो उसने अपने स्कूल डे को एंजॉय किया? इनिशियली यानी शुरुआत में जब भोली स्कूल गई तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं उसे कैसी जगह पर लेकर आया जा रहा है। She cried and sat in the corner of her classroom. तो जब वह क्लास में गई तो वह रोते हुए अपने क्लास के कॉर्नर में जाकर बैठ गई। लेकिन जब उसने क्लास के दौरान कुछ पिक्चर्स देखी, कुछ कलरफुल पिक्चर्स देखी जो वॉल पर लगी हुई थी, तो वो देखकर उसको लगा कि यार ये तो बड़ी ही रियलिस्टिक सी है, बड़ी ही रियल सी है, तो वो उन पिक्चर्स को देखकर मोहित हो गई। भोली वॉज नॉट कम्प्लीटली अफ्रेड इन द स्कूल। भोली पूरे तरीके से डरी हुई नहीं थी स्कूल के अंदर, लेकिन दयालु शिक्षक और उसके द्वारा लाए जाने वाले नए जीवन के कारण स्कूल से का कुछ हिस्सा उसके लिए आनंदमय हो गया। यानी जब उसकी टीचर ने उसको बोला कि नहीं तुम्हें मैं कुछ ऐसा बनवा के दिखाऊंगी या तुम जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाओगी जो बाकी किसी ने भी नहीं किया है, तो यहाँ पर भोली के मन में एक उम्मीद की नई किरण जाग जाती है और वो कहती है और वो खुश हो जाती है इस चीज को लेकर कि ठीक है अब मैं वो करके दिखाऊंगी जो अभी तक यहाँ पर किसी ने भी नहीं किया है, बावजूद इसके कि उसको बहुत सारी परेशानियां थी। समझ में आया बच्चों? फिर कहते हैं why does she find a teacher to be different from other people at home। क्या भोली की टीचर जो थी बच्चों वो उसके बाकी लोगों से अलग थी? जी हाँ, वो टीचर बिल्कुल ही अलग थी बाकी लोगों से। ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था बिकॉज जो टीचर थी ना बच्चों यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा काइंड थी, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्पोकन थी, बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और उसने उनको एक ऐसी उम्मीद दी थी भोली को जो उसके घर में उसको आज तक किसी ने भी नहीं दी थी। Yes, भोली found the teacher to be different from other people at home। हाँ, भोली के लिए अपनी शिक्षिका घर के बाकी लोगों से भिन्न थी। घर में उसकी उपेक्षा की जाती थी, घर में उसको निग्लेक्ट किया जाता था एंड किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। ना तो उसे निलाया जाता था, ना ही उसे साफ कपड़े दिए जाते थे। उसे हर चीज के लिए क्रिटिसाइज किया जाता था, हर चीज के लिए उसकी आलोचना की जाती थी और उसका मजाक बनाया जाता था। लेकिन अगर स्कूल की बात करते हैं बच्चों तो उसकी टीचर बिल्कुल ही अलग थी। शी वॉज काइंड, सॉफ्ट एंड अफेक्शनेट। वह बहुत ही दयालु, कोमल और बहुत ही स्नेही थी। तो उनका जो व्यवहार था भोली की तरफ वो बहुत ही अच्छा था। शी एनकरेज्ड हर एंड फिल्ड विद द होप ऑफ न्यू लाइफ। उन्होंने भोली को प्रोत्साहित किया कि नहीं तुम कुछ कर सकती हो जिंदगी में और उसको एक नई जिंदगी की उम्मीद की आशा की किरण दी। समझ में आया बच्चों की किस तरीके से उसकी टीचर बाकी लोगों से अलग थी? और ये क्वेश्चन ना बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको तो आप लोग अपने पास जरूर लिख ही लें और याद भी कर लें। फिर आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फील्ड भोली अ डम्ब काउ विद न्यू होप इन हर लाइफ। डंप नहीं होगा बच्चों, डम्ब होगा। तो ऐसा क्या था जिससे भोली एक डम्ब काउ, यानी भोली एक ऐसी बेकार थी गाय, बेकार नहीं भोली गाय, ऐसी भोली गाय में एक जिंदगी की नई उम्मीद आ गई, या भोली का जो दिल था वो नई आशा और नए जीवन की किरण से उमड़ रहा था। ऐसा क्या हुआ था भोली के साथ कि उसके मन में नए जीवन की आशा जाग उठी?
बोलीज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ। बोली का जो दिल था ना, उसमें एक नई उम्मीद की किरण थी, एक नई जिंदगी के लिए। इसका मतलब ये था कि बोली की जिंदगी में एक नई आशा आई है। एंड वो होप थी एजुकेशन की, वो आशा थी पढ़ लिख के कुछ बनने की, स्कूल जाने की, बिकॉज उसकी टीचर ने उसको ये सपना दिखाया था कि वो उसको एक ऐसी जिंदगी देगी जो उसको सिर्फ एजुकेशन के बाद ही अचीव हो सकती है। उन्होंने उसे आश्वासन दिलाया कि शी वुड बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लैमर। उन्होंने उसको आश्वासन दिया कि वह बिना हकलाए बोल सकती है, और वो भी विलेज की वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पर्सन बन के दिखाएगी, यानी विलेज की वन ऑफ द मोस्ट पढ़ी लिखी लड़की बन के दिखाएगी, और कोई भी उस पर हंसेगा नहीं। और जबकि सब लोग अब उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब लोग भोली की इज्जत करेंगे। क्वेश्चन आता है, व्हाट ऑब्जेक्शन डज रामलाल हैव टू बिशाम्बर्स प्रपोजल। अब मम्मी ने बोला कि शादी करा दो, लेकिन भोली के जब फादर थे ना बच्चों, हमने पढ़ा था कि उन्हें फिर भी कुछ परेशानी थी। वो क्या परेशानी थी जो उनके दिमाग में आई रिगार्डिंग भोली की शादी? रामलाल was not very happy with बिशाम्बर्स प्रपोजल। रामलाल बिशाम्बर नाथ के प्रपोजल से ज्यादा खुश नहीं थे। He did not like the fact that बिशाम्बर was of his age। एक फादर के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना कि उनकी बेटी का जो पति है वो अपने पिता की एज का ही है, वो एक बड़ी मुश्किल बात थी। He had a limp, उसके पैर में चलने की दिक्कत थी, तो चलने में बड़ी कठिनाई होती थी। एंड his children from his first wife were quite grown up, और जो उसकी पहली बीवी के बच्चे थे वो उतने ही बड़े थे जितनी भोली है। तो यानी एक बड़ी अजीब सी बात हो गई कि एक आदमी ऐसी लड़की से शादी करने को हाँ कर रहा है जो उसकी बेटी की उम्र की है या उसके बच्चों की उम्र की है। इट इज नॉट अ वेरी सेटिस्फैक्टरी प्रोपोजिशन। ये एक बड़ा ही संतोषजनक प्रस्ताव नहीं था। बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग एल्स बिकॉज बोली वॉज नॉट ब्यूटीफुल लाइक अदर डॉटर्स। लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकते थे, वह हेल्पलेस थे, क्योंकि बोली जो थी बाकी बेटियों जैसी सुंदर नहीं थी। और इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि बोली के लिए कोई शादी का रिश्ता आ रहा है, तो इसीलिए वो शादी के रिश्ते को ठुकरा नहीं सके, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कुछ नहीं तो यही सही। और इसीलिए उन्होंने बिशाम्बर के एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब वही सवाल आता है कि भोली के पेरेंट्स ने बिशाम्बर के प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों किया? बिशाम्बर के प्रपोजल में ऐसा क्या था कि उसको एक्सेप्ट करना उनको उचित लगा? Bolin's parent accepted Bishamber's marriage proposal as he was a well-to-do person, क्योंकि वो काफी पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन वह बड़ा ही संपन्न व्यक्ति था। He had big shop, owned a house and was not asking for a dowry as well। उसके पास एक बड़ा घर, बड़ी शॉप थी, और यहाँ पर वो दहेज भी नहीं मांग रहा, लेकिन लास्ट में जब वो 5,000 रुपए मांगता है तो वो दहेज के बराबर ही थे। He did not know about Boli's pockmark also, and वो शादी करने के लिए रेडी हो गया था, और उसे पता भी नहीं था कि भोली के फेस के ऊपर पॉकमार्क्स हैं, विच मीन्स उसे अभी भी आधी इन्फॉर्मेशन दी, तो उनको था कि ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने में ही भोली को टकार देते हैं। Moreover, Boli was considered to have lack of sense and she used to stammer also। लेकिन भोली को कम अकल माना जाता था, और ये बोलते थे कि भैया भोली हकलाती है। तो इन सारी परेशानियों को दिमाग में रखते हुए, और बिशाम्बर नाथ के पास पैसा है इस चीज को भी देखते हुए, उसके माँ बाप उसकी शादी कराने के लिए रेडी हो जाते हैं। देवर लाइक कि ठीक है, इसकी शादी अब करा दो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ मदर वाज रामलाल्स वाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। रामलाल की जो वाइफ थी वो कैसी मदर थी, यानी भोली की मम्मी कैसी मदर थी? रामलाल की वाइफ यानी भोली की जो मम्मी थी, शी वॉज अ ट्रेडिशनल हाउस वाइफ। ठीक है, वो एक हाउस वाइफ थी, वो एक पारंपरिक गृहिणी थी। वो बिलीव दैट डॉटर्स शुड नॉट बी एजुकेटेड, और एक माँ होने के बावजूद भी वो ये कहती थी कि भैया लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करानी चाहिए, जैसे खुद नहीं पढ़े वैसे आगे भी मत पढ़ाओ, as it would be difficult to find grooms for them, otherwise उनकी शादी कराना मुश्किल हो जाएगा। She neglected भोली, एक माँ होने के बावजूद भी उन्होंने भोली को निग्लेक्ट किया, उसको उसकी उपेक्षा करी, उसको दूर रखा अपने से, उसको अगली बोला, डम्ब बोला, एंड हमेशा कोशिश करी कि इसको ना दूर रखूं अपने से, क्योंकि उन्होंने बोला स्कूल के लिए भी कि ठीक है जाओ और इसको स्कूल भेज दो, फिर वहां जाकर टीचर ही इसका ध्यान रखेगी। और बाद में भी वो भोली से छुटकारा पाना चाहती थी, ये बोल करके ठीक है इसकी शादी करो, ताकि मुझे किसी के साथ में को ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, इररिस्पेक्टिव, बिना ये चीज सोचे कि भोली की शादी किस तरीके के आदमी से की जा रही है। समझ में आया बच्चों? फिर क्वेश्चन नंबर 10, भोली का रियल नेम सुलेखा था। हमने स्टार्टिंग में भोली को सुलेखा के नाम से पढ़ा, लेकिन बीच में आते आते वो भोली हो गया और लास्ट में आते आते वापस सुलेखा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? हमने बार बार भोली के नाम को चेंज क्यों किया? तो वो कहते हैं द वर्ड भोली मीन्स अ सिंपलटन। जो वर्ड है भोली, उसका मतलब होता है सिंपलटन, मतलब एक साधारण व्यक्ति। Though the story had been a simpleton who hardly expressed their opinion on any matter. Throughout the story, पूरी स्टोरी के दौरान वो एक ऐसी लड़की रही, एक साधारण व्यक्ति रही, जिसका अपना कोई भी ओपिनियन, अपना कोई भी मामले में उसकी सहमति या राय नहीं थी। उसने कहीं पे भी अपनी राय व्यक्त
नहीं करी। द वर्ड सुलेखा मीन्स अ पर्सन विद ब्यूटिफुल सेंस ऑफ लेटर्स। सुलेखा, सुलेख जैसे सुंदर लेख, सुंदर लेटर्स का काम। सुलेखा का मतलब होता है एक ऐसा इंसान या एक ऐसा नाम जिसका मतलब होता है सुंदर अक्षर, ठीक है। इन दिस स्टोरी दिस वर्ड हैज अ लार्जर मीनिंग ऑफ बीइंग लिटरेट, लेकिन यहाँ पर ये सुलेखा वर्ड का मतलब पढ़े लिखे होने से भी है, इंटेलिजेंट होने से भी और इंडिविजुअल मेच्योर इंडिविजुअल होने से भी है। आफ्टर एजुकेशन, भोली की एजुकेशन के बाद भोली में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया और वो भोली से वापस सुलेखा बन गई। एंड इस समय में वो जब शादी की बात आई तो उसने अपना प्रस्ताव रखा कि नहीं भैया, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो मेरे माँ बाप से दहेज लेता है। इसी तरीके से वो वापस, वो भोली नहीं रही अब, बिकॉज वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अब उसकी एक राय है अपने लिए, तो इसीलिए वो वापस भोली से सुलेखा हो गई। समझ में आ गया बच्चों? आई होप यहाँ तक सब लोगों को स्टोरी क्लियर होगी। अब हमारे पास आता है बच्चों इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, देखते हैं कि वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। वो कहते हैं भोली chose a dignified life of service rather than surrendering herself to greedy old man for the rest of her life। भोली ने अपने शेष जीवन के लिए एक लालची बूढ़े व्यक्ति के साथ खुद को समर्पित करने के बजाय सेवा में ग्रामीण पूर्ण जीवन चुना कि भैया मैं यहाँ पे विलेज में ही रह लूंगी, लेकिन मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाऊंगी मगर इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। एजुकेशन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड स्टिमुलस टू ओवरकम वंस बैरियर। जो हमारे एजुकेशन है, शिक्षा किसी भी व्यक्तिगत बाधाओं को दूर करने के लिए एक आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस लाइन को भोली के टर्म्स के अंदर बताना है कि किस तरीके से एजुकेशन ने भोली की लाइफ को बदल दिया। एजुकेशन ब्रॉट अ ह्यूज चेंज इन भोलीज पर्सनालिटी। जो पढ़ाई लिखाई थी ना बच्चों, उसने भोली के पर्सनालिटी में, भोली के व्यवहार में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन लाया। वो पहले एक बैकवर्ड चाइल्ड थी, यानी वो एक ऐसा बच्ची थी जो पिछड़ा हुआ था अपने उम्र के बच्चों से। एज अ किड शी वॉज अ मीक गर्ल। वह काफी विनम्र लड़की थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, उसके पूरे चेहरे पे चेचक के निशान थे और वो हकलाती थी। She could not speak until she was 5 years old। जब तक वो 5 साल की हुई तब तक वो बोल नहीं पाती थी, बिकॉज इन सब रीजंस की वजह से उसकी फैमिली भी उसकी उपेक्षा करती थी। किसी को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसका जिंदगी का सारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था। जब उसके फादर ने उसे स्कूल जाने का डिसाइड किया, भेजा, तो वहां पे वो भोली के लिए फर्स्ट ऑप्शन था अपनी लाइफ को घर से बाहर निकलने के लिए, एक्सप्लोर करने का। इन द स्कूल भोली ब्लूम्ड, लेकिन स्कूल में भोली एक फूल की तरह खिल गई, क्योंकि टीचर ने उसे बहुत प्यार किया, बहुत सम्मान किया, बहुत इज्जत करी उसको, और वो सब चीजें उसने अपने घर में भी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। She encouraged the little girl and guided her in becoming a strong-minded girl। उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया और उसको एक strong-minded girl, एक दृढ़ विश्वासी लड़की बनने में भी उसकी सहायता करी। उन्होंने उसको लिखना, पढ़ना, बोलना सब सिखाया। एज ए रिजल्ट वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई और उसे पता था कि उससे क्या हक है। तो जब उसकी विशांबर नाथ से बच्चों शादी कराई जा रही थी तो उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। She learned to fight against what she thought was wrong। और उस समय से भोली को समझ आया कि जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। It was because of her education that she could speak up। वो उसकी पढ़ाई लिखाई की वजह से ही वह इतना बोल पाई उस ग्रूम के अगेंस्ट और उस आदमी से शादी करने को भी मना कर पाई। द न्यू इंडिपेंडेंट भोली टोल्ड हर पेरेंट्स कि वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी और अपने माँ बाप का ध्यान रखेगी जिन्होंने उसका ध्यान जिंदगी भर नहीं रखा। लेकिन भोली इतना दरियादिल इंसान लड़की थी कि उसने उनका भी ध्यान रखने को हाँ कर दिया। This Bholi stands up in sharp contrast to the old weak Bholi, all because of education। And ये change जो है ना बच्चों भोली के अंदर, ये सिर्फ इसीलिए है बिकॉज उसको एजुकेशन मिली थी। समझ में आया? आई होप यहाँ तक आप सब बच्चों को ये स्टोरी एकदम क्लियर होगी। तो बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं हमारी सेकंड स्टोरी, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। तो हम लोगों ने एक बच्चे की कहानी देखी बच्चों, जिसका नाम था भोली, और हमने ये भी देखा कि उसकी जिंदगी किस तरीके से उसके माँ बाप ने तबाह कर रखी थी, लेकिन किस तरीके से उसकी टीचर थी ऐसे सपोर्टिव रोल उसकी लाइफ के अंदर जिन्होंने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों एक ऑलरेडी इंडिपेंडेंट लड़की की स्टोरी जिसका नाम है वल्ली, और हम लोग इसमें देखने वाले हैं वल्ली की जिंदगी की कहानी कि किस तरीके से वल्ली ने अपने आप को एक ऐसी जिंदगी में ढाला, एक ऐसी जिंदगी जी जो उसने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करी थी, और एक मन में उसकी इच्छा थी कि वो एक बस की राइड लेकर आ सके। वो क्या कर सके? वो एक बस की राइड लेकर आ सके, और किस तरीके से बच्चों वो उस बस की राइड पे जाएगी और उस बस की राइड को एंजॉय करेगी, ये स्टोरी उसी के बारे में है। वो भोली हमारी 7 साल की बच्ची थी जब वो स्कूल जाती है, लेकिन हमारी वल्ली 8 साल की लड़की है जो अकेले एक बस जर्नी के ऊपर निकल जाती है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज की क्लास की, इस चैप्टर की। यह संवेदनशील कहानी एक 8 साल की गांव की लड़की की है जो गांव के पास एक कस्बे से पहली बस यात्रा का लेखा जोखा
देती है। ये कहानी जो है ना वो 8 साल के एक लड़के की है जो उसके गांव के पास के कस्बे के पहले बस यात्रा का लेखा जोखा देती है, जिसके अंदर वो अपनी पूरी बस चोरी के बारे में बताती है। किसी भी खेल साथी की अनुपस्थिति में यह लड़की वल्ली माई या वल्ली अपने घर के द्वार पर खड़ी होकर देखती है कि गली में क्या चल रहा है। इस स्टोरी के अंदर क्योंकि उसका कोई खेल साथी नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, तो वो अकेली होती थी। जिस लड़की का नाम है वल्लिया माई या वल्ली, ये अपने घर के बाहर खड़े होकर, घर के द्वार पर खड़े होकर आसपास के आते जाते लोगों को देखती थी कि वहां क्या चल रहा है। जब उसने अपने घर के बाहर के जीवन को देखा तो उसे कई असामान्य चीजों का अनुभव हुआ। जब उसने देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि यार यहाँ तो बड़ा कुछ अजीब अजीब सा है। उसके लिए सबसे रोमांचक अनुभव एक बस का प्रति घंटा दिखाई देना था। हर दिन, हर समय, हर एक घंटे में उसे घर के आगे से एक बस जाती थी, एक बस आती थी, फिर वही बस जाती थी, फिर वही बस आती थी। उसके गांव और निकटतम शहर के बीच वह बस चलती थी। उस बस में सवारी करने की इच्छा व्यक्त उसके मन में विकसित हो गई कि यार ये बस जो आती है जाती है, क्यों ना मैं भी इस बस में ट्रैवल करूं। उसके भी मन में आया कि वो भी इस बस को जाकर ट्रैवल करेगी। यह इच्छा प्रबल होती गई और एक प्रबल इच्छा के रूप में विकसित हो गई। ये इच्छा उसके मन में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और एक टाइम ऐसा आया जब उसके मन में इट वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर कि नहीं यार अब तो मैं बस में जाकर रहूंगी। यह इच्छा प्रबल होती गई और एक प्रबल इच्छा के रूप में विकसित हो गई। जब वह बस से घर के पास से गुजरती तो वह यात्रियों को बड़ी बड़ी लालसा से देखती और जल्द से जल्द उस बस की सवारी करने का सपना देखती कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ हो कि वो बस की सवारी कर पाए। महीनों तक उसने अपने पड़ोसियों और अन्य लोगों की बातचीत सुनी जो अक्सर बस यात्रा करते थे। फिर उसके आसपास के लोग जो बस यात्रा पर जाते थे वो उन सब की बातें सुनती थी। वह से उनके अनुभवों के बारे में तरह तरह के सवाल करती और इस तरह बस की सवारी करने के तरीके के बारे में पर्याप्त और प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करती थी। उस समय में क्या होता था, जब अपने आसपास के लोगों की बातें सुनती कि अच्छा ये भी बस पे गए थे तो यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, इसने इतना पैसा दिया, इसने इतना किराया दिया, ये सब बातों को सुन के वो उन सबसे जितनी इंफॉर्मेशन होती थी उसे इकट्ठा करके अपने दिमाग में रखने की कोशिश करती थी कि इन सब इंफॉर्मेशन को बाद में वो यूज करेगी जब वो बस में ट्रैवल करेगी। हाँ, वह उनसे अनुभवों के बारे में तरह तरह के सवाल करती थी और इस तरह बस की सवारी करने के तरीके के बारे में पर्याप्त और प्रासंगिक जानकारी वह इकट्ठा कर लेती थी। उसके कस्बे और अपने गांव के बीच की अनुमानित दूरी, गांव और कस्बे के बीच की यात्रा में लगने वाले समय और एक तरफ के किराए के लिए जाने वाली राशि के बारे में जाना। अब उसने क्या जाना यहाँ से बच्चों, ये देखते हैं। उसने जाना कि कस्बे और अपने गांव के बीच की अनुमानित दूरी की, यहां से लेकर उसके कस्बे के टाउन की दूरी कितनी दूर पे है, गांव और कस्बे के बीच की यात्रा में लगने वाला कितना समय है, तो उसका डिस्टेंस पता लगा और कितना समय लगता है यहाँ से वहां जाने में, एक तरफ का किराया कितना है, और इन सब चीजों के बारे में उसने लोगों की बातों से अनुमान लगाया और जान लिया। उसे यह भी पता चल जाता है कि अगर वह 1 बजे की बस लेती है तो अगर बिना उतरे लौट आती है तो वह लगभग 2:45 बजे तक अपने घर वापस आ जाएगी। यानी 2:45 तक वह अपने घर आ जाएगी, उसको ज्यादा समय नहीं लगेगा, यानी 1 घंटा 45 मिनट की उसकी पूरी जर्नी होगी। इसलिए उसने बस की सवारी करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए विस्तृत गणना और योजनाएं बनानी शुरू कर दी। तो अपनी इस बस की जर्नी को पूरा करने के लिए अब उसने पूरी गिनती करनी शुरू कर दी, पूरी प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि मैं ये करूंगी, यहाँ से जाऊंगी, वहां से जाऊंगी। तो एक 8 साल की बच्ची बस पे अकेले जाने के लिए तैयारियां करने लग जाती है। वसंत के एक अच्छे दिन वल्ली अपनी माँ को बताए बिना घर से निकल जाती है और बस में सवार हो जाती है। कंडक्टर ने उसे बस में चढ़ने से मदद करने के लिए स्वेच्छा से मदद की, लेकिन एक आश्वस्त वल्ली ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसे बोला कि नहीं नहीं, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं मैडम हूं, तो मेरे को आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद चढ़ जाऊंगी बस पे। उसने उसके बस का किराया दिखाया जो वह ले जा रही थी। उसने बोला देखो मेरे पास किराया भी है, मैं फ्री में बस ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, और बस में चढ़ गई। कंडक्टर उसकी हरकतों की और बातचीत के तरीके से चकित था कि अरे 8 साल की बच्ची लेकिन फिर भी इस तरीके से बात कर रही है। तो वो उसको देखकर बड़ा ही चौंक गया। उसने मजाक में उसे मैडम कहा और बस में अन्य यात्रियों ने उसके लिए रास्ता बनाने को कहा कि मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, चलो चलो रास्ता दो, मैडम को रास्ता दो। हर कोई उसे देख रहा था, इसलिए वल्ली शर्मा गई और जल्दी से खाली सीट पर जाकर बैठ गई। और फिर उसके बाद वल्ली को लगा कि यार मैं जाकर एक सीट पर बैठ जाती हूँ।
बस नई थी और उसके बाहरी हिस्से को हरे रंग की धारियों के साथ सफेद रंग में रंगा गया था। जिस बस में वल्ली बैठी थी बच्चों, वो एक नई सी बस थी और वो हरे रंग की बस को सफेद धारियों से रंगा गया था। वल्ली ने उत्सुकता से सब कुछ देखा, बिकॉज वो अकेले ट्रैवल कर रही थी तो उसको बड़ा मजा आ रहा था। हालांकि वल्ली के सीट के पास खिड़की के निचले हिस्से में कवर करने वाला कैनवस ब्लाइंड के कारण बाहर की दृष्टि दृष्टि उसको नहीं दिख रही थी, यानी उसकी विंडो के ऊपर एक कपड़ा लगा हुआ था जिसकी वजह से वो बाहर नहीं देख पा रही थी। इसलिए वह बाहर की दुनिया को अच्छी तरह से देखने के लिए अपनी सीट के ऊपर उठ खड़ी हुई और अपनी सीट के ऊपर ही खड़ी हो गई। उसने सब कुछ सूक्ष्मता से देखा। वह इतनी तल्लीन थी कि उसने तुरंत ही सज्जन को झड़क दिया जिसने उसे बैठने के लिए सलाह दी कि ताकि वह उसे खुद को चोट ना पहुंचाए। तो जब एक सज्जन ने उसको बोला कि बेटा बैठ जाओ ना, खड़े क्यों नहीं? कही अंकल आप मुझे कुछ मत बोलो, मैं बड़ी हूँ, मैं वल्ली हूँ, आप इस तरीके से मुझे डांट नहीं सकते, मैं भी एक बड़ी लड़की हो चुकी हूँ। हालांकि वह केवल सिर्फ 8 वर्ष की थी, फिर भी उसने एक बच्चे या मैडम का रूप से संबोधित करना पसंद नहीं था। उसे था कि भैया ना तो मुझे आप मैडम बोलो ना मुझे बच्ची बोलो, मैं एक बड़ी लड़की हूँ। उसने कंडक्टर और उसके सह यात्रियों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि वह भैया मैडम और बच्ची नहीं बुलाया जाना चाहती है। वली ने अपनी सीट पर खड़े होने का आग्रह किया, लेकिन जब बस में चढ़ने वाले अन्य यात्रियों को से हारने के डर से वह वहां पर बैठ गई। जब उसके मन में यह आया कि यार मैं यहाँ बैठ तो जाऊंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ बैठ गई तो बाकी लोग अगर आ गए और उन्होंने मुझे बोला कि आप खड़े हो जाओ अपनी सीट से, तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। तो इसीलिए उसने बोला कि ठीक है मैं बैठ ही जाती हूँ। वल्ली को बस के पास से गुजरते हुए पेड़ों और खेतों को देखना अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो पेड़ ऐसे जा रहे थे और बस ऐसे जा रही थी। लेकिन जिस चीजों में उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी और उसे हंसी के ठहाकों में भेज दिया, वह थी एक छोटी सी गाय। उसकी पूंछ हवा में उठकर ऊपर थी, ऐसे मतलब पूंछ हवा में ऊपर थी और वो गाय यूं यूं करके भाग रही थी। सामने सड़क के बीच में दौड़ रही थी। बस का अंत में गाय सड़क के से हट गई और जल्दी से बस रेल फाटक पर कस्बे को पार कर कस्बे में पहुंच गई। बहुत सारे माल से लदी उज्जवल दिखने वाली एक दुकानों को देखकर वल्ली रोमांचित हो गई। चलो वाह यार दुनिया कितनी बढ़िया है। यह सब देखकर छोटी बच्ची बड़ी खुश हुई। इस पूरे उत्साह के बीच बस आकर रुक जाती है और वल्ली को छोड़कर बस से सब लोग उतर जाते हैं। जब कंडक्टर ने उससे पूछा कि बेटा आप क्यों नहीं उतर रहे हो बस से, तो उसने कहा कि वह बस से उतरेगी नहीं, बल्कि उसी बस से अपने गांव वापस चली जाएगी। वापसी की यात्रा का किराया चुकाने के लिए उसने अपनी जेब से और 30 पैसे दिए और उनके हाथ में दे दिए कि ये लो आपके बाकी के पैसे, और मुझे बस से उतरने को अब मत बोलना। वापसी यात्रा के दौरान भी बस में ज्यादा यात्री नहीं थे। परिचालक ने पूछा कि जब वह उसे वापसी की टिकट देगा तो यह उसकी माँ उसकी चिंता करेगी और उसे ढूंढेगी। तो उसने बोला कि अगर इस तरीके से, तो यू नो उसकी मम्मी उसको ढूंढ रही होगी घर के ऊपर। तो अवाज्ञाकारी वल्ली ने जवाब दिया कि कोई भी उसकी तलाश नहीं करेगा, कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा होगा, आप बस अपने काम पे ध्यान दो। वली ने अपनी वापसी की यात्रा का भी आनंद लिया, उसके स्थलों को देखते हुए जिन्होंने शहर की सवारी करते समय उसे बहुत आनंदित किया था। उन सब जगहों को देखकर उसको वापस से बड़ा मजा आ रहा था। हालांकि उसे एक ऐसी वास्तविक झटका लगा जब उसने देखा कि उसके आगे की यात्रा के दौरान बस के आगे चलने वाली गाय अब सड़क के किनारे पर मृत पड़ी है। यानी आधे घंटे के गैप के अंदर ही वो गाय जो थी बच्चों, उसकी मौत हो जाती है। वह गाय जो है मृत पड़ी है। उदासी उस पर हावी हो गई। अब उसको लगा कि यार मतलब मैंने पहली बार डेथ देख ली, पता नहीं मेरा मूड कैसा होगा। अभी थोड़ी देर पहले इतनी प्यारी और सुंदर दिखने वाली मरी हुई गाय को देखकर अब उसके होश उड़ गए कि अभी भाई थोड़ी देर में सुंदर दिखने वाली गाय अब मर चुकी है। इस दुखद घटना ने उसे परेशान कर दिया कि उसकी उत्तेजना को कम कर दिया। उसके मन में जो एक्साइटमेंट थी ना वो एकदम से ठंडी हो जाती है। वह अब खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती और 3:40 पर अपने बस पर गांव पहुंचने तक अपनी सीट पर डटी रही, वहीं पर बैठी रही। कंडक्टर से कुछ देर बातचीत करने के बाद वल्ली बस से उतर गई और अपने घर चली गई। जब वह अपने घर पहुंचती है तो उसे अपनी अपनी एक चाची को, यानी अपनी एक आंटी को उसने अपने घर के बाहर देखा जो बड़ी ही बातूनी थी और उसकी माँ के साथ गप्पे लड़ा रही थी। दोनों देवियां बाहर की बातों के बारे में लापरवाही से बात कर रही थी कि अरे यार दुनिया में क्या क्या चलता है हमें क्या पता। और वल्ली आती है और बोलती है हाँ हाँ दुनिया में क्या क्या चलता है आपको क्या पता। और उसकी आंटी बोलती है क्या क्या बोली, तुझे क्या, मुझे बड़े इंटरेस्ट आ रहा है बड़ों की बातों में बीच में बोलने का। वल्ली की माँ कह रही थी कि उन जैसी औरतों के लिए बाहर की हर बात जानना संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें इस तरह की बातों का पता भी चलता तो वे उन पर पूरी तरह से समझ नहीं पाती। वल्ली ने अपनी माँ की अवलोकन को जवाब दिया, ओ हाँ सही कह रही हो। इस पर उसकी माँ और मौसी दोनों हैरान हो गई कि क्या छोटी सी बच्ची है, क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है।
जब उसकी माँ ने वल्ली से स्पष्ट करने के लिए कहा तो वह रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई, ही कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोल के वो घर में चली गई, ये दिखाने के लिए कि अरे मुझे तो सब कुछ पता था, मैं तो आप लोगों का पागल बना रही थी और आप लोगों को पता भी नहीं लगा कि आप लोगों का पागल बनाया जा रहा है। समझ में आया बच्चों? ठीक है बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को और देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है। What was Wally's favorite pastime? वल्ली को क्या करना अच्छा लगता था? Wally's favorite pastime was to stand in front of the doorway of the house and watch the activities outside on the street. घर के दरवाजे पर खड़े होकर सड़क के बाहर की गतिविधियों को देखना वल्ली को बड़ा अच्छा लगता था। This gave her immense joy and many unusual experiences. इससे उसको बहुत ही ज्यादा खुशी होती थी और बड़े ही असामान्य अनुभव का भी अनुभव करने को उसको मिलता था। What was the source of unending joy for वल्ली and उसकी strongest desire क्या बन गई थी? या ऐसी क्या चीज थी जो वल्ली को बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी, या कोई ऐसी चीज बताओ पर्टिकुलरली जिसने वल्ली की अटेंशन को गेन करा था और जो वो हर दिन देखती थी, और ऐसा क्या था? तो वो कहती है एवरी टाइम द बस लोडेड विद पैसेंजर्स पास बाय हर हाउस, जब वो घर से हर बार यात्रियों से भरी बस जब उसे घर के पास से गुजरती थी तो इससे वल्ली को कहीं के मन में कभी भी खत्म ना होने वाला आनंद का अनुभव होता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा बस में सवारी करने की थी जो गांव के निकटतम शहर के बीच यात्रा करती थी, क्योंकि वो जो बस थी वो उसको उसी के विलेज के किसी एक पास उसी के विलेज के पास के शहर में लेकर जाती थी, तो इसलिए उसका बड़ा मन करता था कि वो भी उस बस में जाए और बैठकर ट्रैवल करे, क्योंकि वो क्या थी बच्चों, वो थी उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर। समझ में आया बच्चों जी? What did Valli find out about the bus journey? How did she find out the details? वल्ली को बस जर्नी के बारे में क्या पता लगा और उसने वो डिटेल्स कैसे पहचानी? What were the small details about the bus ride that Valli pick up over many days and months? बहुत दिनों की मेहनत के बाद ऐसी क्या क्या डिटेल्स थी जो वल्ली को पता लगती है? Valli found out a small detail about the bus journey from conversation between her neighbor and the passengers who regularly use the bus. तो वल्ली ने लोगों की बातें सुनती थी और उसे उन लोगों की कन्वर्सेशन सुन के उसके नेबर्स की या उन पैसेंजर्स की जो बस को ट्रैवल करते थे उसने बड़ी सारी चीजों का अनुमान लगा लिया। She came to know the distance between the village and the town was 6 kilometers. उसको पता लगता है कि उसे घर और बस के बीच में 6 किलोमीटर का डिफरेंस है और ये वन वे फेयर जो है बस का वो 30 पैसा है। उसको पता लगा कि उसका डेली स्केड्यूल जो होगा वो क्या होने वाला है और हर 1 घंटे के अंदर वो बस यहाँ से ट्रेवल करती है। What do you think वल्ली was planning to do? वल्ली ने क्या करने का डिसाइड किया था? वल्ली के मन में ना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जर्नी थी कि वो भी उस बस की जर्नी ले अपने विलेज से नियरेस्ट टाउन में। तो उसने सोचा कि she thought a great deal about it and would make elaborate calculations. उसने बहुत सोचा और बड़ी ही महत्वपूर्ण पूर्ण गणना योजनाएं और पूर्व योजनाएं बनाई कि क्या क्या कर सकती है ताकि वो अपनी इस डिजायर को अपनी इस इच्छा को फुलफिल कर सके, अपनी इस इच्छा को पूरा कर सके। Why did the conductor call वल्ली मैडम? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों बोला? कंडक्टर ने वल्ली को मैडम इसीलिए बोला बिकॉज उसका जो आत्मविश्वासी तरीका था कि भैया मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, उसके लिए उन्होंने उसको मैडम बोला। ऑल्दो वो सिर्फ 8 साल की थी लेकिन बात वो ऐसे करती थी कि जैसे मानो कि वो एक ग्रोन अप लेडी है एंड शी डिड नॉट शो एनी हेजिटेशन व्हाइल टॉकिंग टू हिम और अदर को पैसेंजर्स। और एक 8 साल के बच्चे के अनुसार उसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं थी किसी से भी बात करने में। Why does वल्ली stand up on the seat? और वल्ली के बारे में हमें क्या पता लगता है? वल्ली छोटी सी बच्ची थी और क्योंकि उसकी विंडो ना कुछ इस तरीके की थी कि विंडो कुछ ऐसी है, यहाँ से भी विंडो है और यहाँ पे ना ब्लैक फिल्म लगी हुई है, एक ब्लैक कलर की वो लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से वल्ली यहाँ से देख नहीं पा रही थी। तो वल्ली सीट पे खड़े होकर यहाँ से व्यू देख रही थी, तो इसीलिए वो यहाँ पे खड़े होकर देख रही थी एंड शी वाज बिकॉज द व्यू वाज कट ऑफ बाय द कैनवस ब्लाइंड जो लोअर पार्ट ऑफ द विंडो को कवर करके बैठा था, इसीलिए वो ऊपर खड़े होकर विंडो से देख रही थी। सो शी स्टैंड्स ऑन हर फीट टू बी एबल टू लुक ओवर द ब्लाइंड टू सी द व्यू आउटसाइड। तो वहां पर वो खड़ी हो जाती है बाहर का व्यू देखने के लिए। ऑन वन साइड शी सीज द कैनाल एंड पाम ट्रीज। एक साइड उसको एक कैनाल दिखता है और एक पाम ट्रीज दिखते हैं, ग्रासलैंड दिखता है और बड़े बड़े माउंटेन्स दिखते हैं, ब्लू स्काई दिखता है। और ऑन दूसरी साइड उसे बड़ा गहरा सा गड्ढा दिखता है और वहां पर दूर दूर तक बड़ी सुंदर सुंदर सी ग्रीन फील्ड्स देखने को मिलती हैं। यानी उसको क्या देखने को मिल रहा था बच्चों? उसको नेचुरल ब्यूटी, उसको सीनिक ब्यूटी देखने को मिल रहा था। क्या मिल रहा था उसको? सीनिक ब्यूटी देखने को मिल रहा था।
फिर है व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड। तो जिन अंकल ने वल्ली को बोला कि बेटा अब बैठ जाओ, तो वल्ली ने उन अंकल को क्या बोला? When the elderly gentleman calls Valli a child and asks her to sit down, जब उन अंकल ने वल्ली को बच्चा बोला और बोला कि बेटा बैठ जाओ, तो वल्ली को बड़ा बुरा लगा कि मुझे आंटी, मुझे सॉरी, मुझे वो क्यों बोल रहे हैं, मुझे बच्ची क्यों बोल रहे हैं, मैं बच्ची तो हूँ ही नहीं। She got extremely annoyed and irritated. अपना डिस्प्लेजर दिखाने के लिए, अपना गुस्सा दिखाने के लिए कि भैया वो बच्ची नहीं है, क्योंकि अब तो वो 8 साल की हो चुकी है, तो उसने बोला कि देखो अंकल मैंने ना 30 पैसे दिए हैं इस टिकट को खरीदने के लिए जैसे बाकी सबने दिए हैं, तो आप मुझे बच्चा नहीं बोल सकते। मैं बच्चा होता तो मैं फ्री में ट्रैवल करती, पर मैं बच्चा नहीं हूँ। Why did Valli want to make her friends with the elderly women? उनके बस में ना एक एल्डरली विमेन थी, बड़ी आंटी अजीब सी, तो उन अजीब सी आंटी से वो दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती थी? तो एल्डरली विमेन जो थी ना, उसके हिसाब से वो बड़ी अगली और गंदी सी थी। उनके मुंह में से बीटल नट यानी सुपारी का जो गंध होता है वो गंदी सी स्मेल आ रही थी, और वो सुपारी को चबा रही थी, और जिसकी वजह से ऐसे वो सुपारी का जो रस था वो उनके मुंह से यहाँ से गिरने को हो रहा था। तो वो देख कर ना उसे बड़ा ही अजीब लगा। वल्ली ने पाया कि उसके कानों में, आंटी के कानों में बड़े बड़े छेद है और वो बड़े भद्दे से झुमके उनके उनके बड़े घिनौने से लग रहे थे उसको, इसलिए वह समाजीकरण नहीं करना चाहती थी, यानी उनके साथ सामाजिकरण, उनके साथ सोशलाइज नहीं होना चाहती थी, उनकी फ्रेंड नहीं बनना चाहती थी, और उनके साथ दोस्ती भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए शी वाज लाइक अरे यार आंटी को दूर रखो, मुझे अच्छी नहीं लग रही। How did Valli save up money for her first journey? Was it easy for her? अपनी पहली जर्नी को अंडरटेक करने के लिए वल्ली ने पैसा बचाया था। अब वल्ली ने वो कैसे बचाया था? Valli made careful, painstaking and elaborate plans to save up money for her first journey. वल्ली ने बहुत ही केयरफुल, बड़े ही मुसीबत वाले, सावधानी पूर्वक, श्रम साध्य और विस्तृत योजनाएं बनाई थी अपनी पहली जर्नी के लिए। It was not easy for her. वो एक छोटी सी बच्ची के लिए करना इजी नहीं था, because she had to thrifty save every stray coin that came her way and resisted every temptation to buy peppermints. उसको एक एक पैसा जो उसकी तरफ आ रहा है उसको बचाना पड़ेगा, एक एक सिक्का जो उसको आ रहा है उसको बचाना पड़ेगा। अब उसके लिए भले उसको पेपरमिंट ना खरीदनी पड़े, टॉयज छोड़ने पड़े, बलून्स छोड़ने पड़े, और इवन अपने और एरिया के फेयर में, अपने एरिया के मेले में अगर उसको क्या छोड़ना पड़ रहा है, अगर उस अपने मेले के मेरी गो राउंड झूले भी छोड़ने पड़ रहे हैं, तो वो उन सब चीजों को छोड़ने के लिए रेडी थी। What did Valli see on her way that made her laugh? ऐसा क्या देखा वल्ली ने जिसके चक्कर से वो हंस पड़ी? एक यंग काऊ जब उनकी बस के आगे भाग रही थी ऐसे ऐसे करके, और उसकी टेल ऐसे हवा में थी, इसकी वजह से वल्ली खुश हो गई और ऐसे ऐसे क्लैप करने लगी, अरे वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो इस तरीके से वल्ली का मूड जो था बच्चों वो बहुत ही अच्छा हो गया। अब आते हैं इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कैसा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। How did Valli plan her bus ride? What did she find out about the bus and how did she save up the fare? तो वल्ली को बस के बारे में कैसे पता लगा, उसने कैसे उस बस में जाने की इच्छा को व्यक्त किया, और कैसे उसने पैसे बचाए अपनी उस बस जर्नी को अंडरटेक करने के लिए। वल्ली प्लान रीप्लान हर जर्नी। वल्ली ने प्लान करा और रीप्लान करा अपनी जर्नी को, एंड मेड डिस्क्रीट क्वेरीज अबाउट गैदरिंग ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन। और लोगों से जाकर छोटी छोटी बातें करने लगी कि आप बताना, ताकि उसके पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो सके। शी ऑल्सो लिसन टू कन्वर्सेशंस बिटवीन रेगुलर कम्यूटर्स एंड हर नेबर्स। तो लोगों की बातें करना, जो कम्यूटर्स है, जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी बातें सुनना, सब कुछ सुनती थी वो कि यार लोग क्या कह रहे हैं, कम्यूटर्स कहाँ गया, कम्यूटर्स पैसेंजर या पीपल हु ट्रेवल डेली। सबकी बातें सुनती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। She learned that the town was 6 miles away. उसको पता लगता है कि जो टाउन है वो 6 माइल्स दूर है उसके विलेज से, और 2 घंटे लगते हैं उसकी बस को वहां तक पहुंचने में, 1.5 घंटा लगता है। एंड जो बस है वो 2 पेयर का होगा, 2 तरफ का रास्ता होगा, और एक तरफ का 30 पैसा, आने वाला भी 30 पैसा। She took days and months to save this money. उसको महीने लग गए इन पैसों को बचाने में। उसने एक एक पैसा जो उसके पास आता था उसे बचाती गई। अब भले ही उसके चक्कर में उसको टॉयज, बलून्स, पेपरमिंट सबको छोड़ना पड़ा। शी डिसाइडेड एक दिन कि वो 1 बजे क्लॉक पे निकलेगी जब उसके पास पैसा इकट्ठा हो गया, और उसी दिन 2:45 तक आ जाएगी। लेकिन बच्चों याद रखना वो 3:40 में घर घुसी थी। शी प्लान्ड सो वेल कि किसी को भी पता नहीं लगेगा उसके एडवेंचर के बारे में, बिकॉज जिस टाइम पे वो जाएगी उस समय पे उसकी मम्मी दोपहर के अंदर सो रही होती है, तो मम्मी को नहीं पता कि भैया बेटी कहाँ गई है। इन सब तरीकों से हमें यह पता लगता है कि भोली ने बड़ा ही दिमाग लगाया था कि कैसे उसको अपनी जर्नी को पूरा करना है। समझ में आ गया बच्चों? आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को ये चैप्टर क्लियर होगा।
और इसी के साथ बच्चों हमारे दोनों के दोनों चैप्टर्स होते हैं खत्म, भोली और वल्ली, दो प्यारी प्यारी लड़कियों की कहानी। पेपर में उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया है लॉन्ग क्वेश्चन थीम बेस्ड के अंदर कि भोली और वल्ली के अंदर क्या फर्क था, दोनों का बचपन किस तरीके से अलग था। तो इसी के साथ बच्चों मेरी क्लास हो जाती है आज की खत्म। अब हम रह गए हैं कुछ लिमिटेड क्लासेस के साथ, कुछ कम चैप्टर्स के साथ। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, डू वेल, डू ग्रेट, अच्छे से स्कोर करो, अच्छे से स्कोर करो। हम लोग मिलेंगे बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास में एक और नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।